देखिए, मैं एक एक्सीडेंटल एडवोकेट हूँ। मैं वकील नहीं बनना अच्छा। चाहती थी। लोग कानून जानते नहीं हैं और लोग कानून जानना भी नहीं चाहते हैं। हमारा जो कानून है वो महिलाओं को कितना सुरक्षा कवच देता है, आप क्या मानती हैं इसमें? तो अगर कोई व्यक्ति जो आपसे 1 हफ्ता पहले, 1 महीना पहले मिला और वो आपसे आपके न्यूड्स माँग रहा है, आपसे आपकी न्यूड वीडियो कॉल के लिए बोल रहा है, वही आपके लिए अलर्ट कॉल है दैट दिस इज़ द रॉन्ग पर्सन, ये आपके लिए गलत आदमी है। जब उनको कुछ नहीं मिला करने के लिए तो मुझसे ओपन कोर्ट में कहते हैं आप क्लाइंट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। बट अल्टीमेटली इट इज़ यू जिसको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो वकील, पुलिस, आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट में डेली के 300 मैटर लग रहे हैं। एक कोर्ट के पास बेयर मिनिमम 70-80 मैटर पर डे रहते हैं, किसी कोर्ट में 200-500 भी मैटर रहते हैं। तो जिस कोर्ट के पास एक दिन के 100 मैटर है तो वो 100 कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा। किसी भी कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है। जहाँ पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है स्पाउसेस में, वहाँ पर गृह कलेश होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा मुझे रीज़न जो मेरी फाइंडिंग ये है, जहाँ पर फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। फैमिलीज़ में मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ, एक पक्ष की बात नहीं कर रही कि जहाँ पर स्पाउसेस के बीच में क्या चल रहा है। जब दोनों की फैमिलीज़ को पता होना स्टार्ट हो जाता है तो वो अपनी एडवाइसेस देना शुरू कर देते हैं। क्या पुलिस किसी के भी घर में बिना वारंट के, बिना कोर्ट के, किसी ऑर्डर के घर में घुस सकती है क्या? नहीं, पुलिस के पास कोई राइट नहीं है, लेकिन पुलिस आती है। जी। पुलिस डराती बहुत है जी। और लोग डर जाते हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब तक पुलिस के पास कोई कागज नहीं है, पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। तो हम इंटरनेट पे कुछ भी डाल के सोचे हमने डाला और डिलीट कर दिया, तो वो कभी डिलीट नहीं होता है। तो आप कभी भी इस तरीके का जो भी आप फोटो शेयरिंग वगैरह है, महिलाओं के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि नहीं करें। कि आपने साइबर कंप्लेंट तो कर दी, आपके साइबर थाने में भी आ गए, बट आप उसका फॉलोअप लेते रहिए कि इस कंप्लेंट का हुआ क्या, और आप ये थाने पे प्रेशर करिए कि आपकी इस कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करे। हम जो ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं असल में वो एफआईआर नहीं होती। हम भी उसको यही मान के बैठे थे कि वो पुलिस के पास हमारी सूचना पहुंच गई और इसी से सब कुछ हो जाना है। अगर आपको एक ऐसा अधिकार दे दिया जाए कि आप भारत के कानून में कोई एक कानून बदल सकती हैं, तो वो कौन सा कानून बदलेंगे और क्यों? जी, आपने शुरुआत में बोला था कि बाई चॉइस एडवोकेट नहीं है, हाँ, बाई चांस है। हाँ, और अभी आपने बोला कि वकालत मेरा पैशन है। हाँ। दोनों एक दूसरे का अपोजिट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रूहू टॉक्स, रोहिलखंड की आवाज़ हर दिल तक। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम सड़क पर चल रहे हैं और पुलिस ने हमें रोक लिया। हम बैंक में गए और पता चला कि हमारे साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी हो गई, या हमारे परिवार में या आस पड़ोस में कोई ऐसा विवाद हो गया जिसके लिए हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे समय पर हमें पता चलता है कि हमें कानून की असल में जानकारी है भी या नहीं। इन्हीं सब बातों पर विस्तार से आज हम बात करेंगे, और बात जिनसे करने वाले हैं उनका नाम है श्रद्धा सक्सेना जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। तो श्रद्धा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रद्धा जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कानून जो है वो एक ऐसी विधा है जो कि हर आम नागरिक को पता होना चाहिए, लेकिन होता इसके उलट है। हर किसी को पता नहीं होता, या आम आदमी की बात करें तो उसे ना तो अपने अधिकारों के बारे में बहुत कुछ पता है और ना ही संविधान प्रदत्त कानूनों के बारे में। तो आज इसी पर आपसे बात करनी है, लेकिन जी। बात को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जी, वो ये समझ पाएँ, ये जान पाएँ कि वो किससे जानकारी ले रहे हैं। जी। तो हमारा पहला प्रश्न रहता है कि आप अपने बारे में पहले थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं देखिए बरेली से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। मेरी जो 12th तक की पढ़ाई है वो बीबीएल पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद बीएससी और एलएलबी मेरा बरेली कॉलेज बरेली से हुआ। उसके बाद आर्मी के लिए इंक्लाइन थी, बट स्पाइन इंजरी हुआ, हेल्थ इंजरीज से जूझा और उसके बाद वकालत शुरू किया। 12th के बाद से ही एक्टिविज़्म कर रही थी, तो कहीं न कहीं खून में ही एक्टिविज़्म था और उसके बाद लीगल एक्टिविज़्म में आ गई। जब बरेली में एक रेप केस हुआ था जिसमें एक माइनर लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उस लड़की के लिए मैंने फ़ाइट किया था। उसके लिए फाइनेंशियल एड के लिए लड़ाई की, उसके लिए लीगल एड की लड़ाई की, प्रशासन से भी लड़ी उसके लिए। वो एक मेरा रास्ता था जो कि लीगल की तरफ बढ़ा। ऐसे मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई। एनसीसी कैडेट रही हूँ मैं, ब्रेवरी अवार्ड होल्डर हूँ, इंडिया को यूनाइटेड नेशंस पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसे कई तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। चलिए, तो फिर यहीं से पकड़ते हैं आपकी बात को कि आपने बताया कि आपको ब्रेवरी अवार्ड मिला है। जी, आपकी फेसबुक को खंगाल रहा था, वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, जी, मेरे मन में था। जी, तो मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे दर्शक जान पाएँ कि ब्रेवरी अवार्ड आपको किस चीज़ के लिए मिला था, और ये तो
ये भी बताएं थोड़ा सा, यूनाइटेड नेशंस में आपने रिप्रेजेंट किया था इंडिया जी, को, जी। वहाँ का अनुभव कैसा रहा? जी, देखिए ब्रेवरी अवार्ड जो मैं महिलाओं के लिए लड़ाई करती थी और महिलाओं के लिए उनके हक के लिए लड़ती थी, उनके डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ में हो रहा है, रेप पीड़िता है, सेक्सुअल हरासमेंट की जो पीड़िता है, उनके साथ किसी भी तरीके के जब एट्रोसिटीज़ हो रही थी, मैं उनके लिए लड़ती थी और कोर्ट के थ्रू भी, जब मैं लॉ परस्यू भी नहीं कर रही थी, लीगल तरीके से भी मैं उनके लिए फ़ाइट करती थी। जो काउंसिल्स हैं उनके साथ मिल के काम करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन उनके माध्यम से काउंसिल के थ्रू कराती थी और कहीं न कहीं उनकी आवाज़ बनती थी, उनको मोटिवेट करती थी कि वो अपने लिए लड़ाई करें। तो मेरे जो एफ़र्ट्स हैं वो कहीं न कहीं रंग लाए और कई महिलाओं ने अपने लिए आवाज़ उठाई, जिसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला। और यूनाइटेड नेशंस में मैंने जो कामकाजी महिला हैं, जिनके साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, उसका मैंने प्रेज़ेंटेशन वहाँ पर दिया था और यूनाइटेड नेशंस के मंच से जो कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी। चलिए, तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन फिर से मैं थोड़ा पीछे लौटता हूँ और अभी आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही चल रहे हैं, तो वो जी। ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में, हालाँकि आप उसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बनता है कि हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा वो दर्जा नहीं दिया जाता जो पुरुषों को दिया जाता है। बहुत सारे काम है, सोचा जाता है ये महिलाएँ ना करें, ये पुरुष ही कर सकते जी, हैं। जी। वकालत भी एक ऐसा ही पेशा है। जी। तो आपने क्या सोच के चुना कि वकालत के पेशे में ही जाना है? देखिए, मैं एक एक्सीडेंटल एडवोकेट हूँ। मैं वकील नहीं बनना अच्छा। चाहती थी। मैं आर्मी ऑफ़िसर बनना चाहती थी, मैंने एसएसबी भी दिया। लेकिन जब हम टास्क कर रहे थे, जैसे हम जीटीओ टास्क बोलते हैं, तो वो करते समय मेरा जो पैर है वो फिसल गया और मेरे को एक तरीके से मेडिकल इंजरी हो गई, तो जी। मैं काइंड ऑफ मेडिकली अनफिट हो गई थी। तो लाइफ़ में कुछ नहीं कुछ तो करना ही है और एक्टिविज़्म करती हुई आ रही थी। 12th क्लास के बाद से ही मैंने एक्टिविज़्म शुरू कर दिया था। हुँ। तो उसी की तरफ रास्ता बढ़ा और मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने 1,500 2 हज़ार जगह अप्लाई किया होगा लॉ फर्म्स में और मुझे लखनऊ की एक लॉ फर्म से कॉल आई थी, कहीं से मुझे कॉल नहीं आ रहा था। तो अच्छा। वहाँ मैंने 2 साल नौकरी की, उसके बाद मैं एक स्टार्टअप की लीगल हेड थी और 2019 में अपनी खुद की वकालत शुरू कर दी। अब एक महिला हैं और आपने अधिवक्ता का रास्ता तो चुन ही लिया। जी, तो ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जी, बहुत सी महिलाएँ भी होंगी, जी, लड़कियाँ भी होंगी जो जी, पढ़ाई जी, कर रही हैं, जी, जी। कि जब आपने इस रास्ते को चुना तो इस पर कौन-कौन सी चुनौतियाँ जिनका सामना करना पड़ा आपको? देखिए, चुनौतियाँ तो जो महिला अधिवक्ता सबसे पहले फ़ेस करती है, वो क्योंकि मेल डोमिनेटेड पेशा है और जब एक महिला अधिवक्ता कोर्ट में एक अच्छा परफ़ॉर्म कर रही होती है, तो उसे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, उसके जो साथी कलीग हैं वो उसे बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बट अभी भी वो वर्ग है सोसाइटी में, जिसे महिला अधिवक्ता की जो सक्सेस है, अगर वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही है, तो कहीं न कहीं वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो एक ये हैसल है जो महिला अधिवक्ता के साथ में आता है। आपको अगर वो किसी भी तरीके से डाउनग्रेड नहीं कर पाएँगे, तो आप पे कमेंट ही कर देंगे। तो इस तरीके के चैलेंज है जो महिला अधिवक्ता है वो फेस करती है। जबकि महिला अधिवक्ता और पुरुष अधिवक्ता, ये एडवोकेट्स एक्ट में तो डिफाइंड ही नहीं है। वहाँ हुँ, पर एडवोकेट वर्ड डिफाइंड है। हुँ, लेकिन हम अगर कोर्ट में देखते हैं, मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत प्रिविलेज रही हूँ, मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा अपने करियर में। बट हाँ, महिलाओं के साथ अभी भी चैलेंज है कि अगर जब वो कोर्ट में परफ़ॉर्म करती हैं, तो अगर साथी अधिवक्ता, अगर कभी उनको लगता है कि वो महिला अधिवक्ता को सप्रेस नहीं कर पा रहे और एक महिला अधिवक्ता एक अपने आप को अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही है, तो कहीं न कहीं मैंने 1-2 एडवोकेट्स का ईगो हर्ट होते हुए भी देखा है। एक ईगो बार के साथ-साथ जलन भी मुझे लग रहा है उनके अंदर ही होती रहती है, है। आप उन्होंने एक मेरा मैटर था जिसमें मेरी हर एप्लीकेशन अलाउ होती हुई जा रही थी। तो वहाँ पर जो मेरे साथी अधिवक्ता हैं, वो मेरे से सीनियर भी थे काफ़ी ऐज में। तो जब उनको कुछ नहीं मिला करने के लिए, तो मुझसे ओपन कोर्ट में कहते हैं, आप क्लाइंट को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा भी होता है कि जब नहीं, मेल डोमिनेट सोसाइटी को जब नहीं ये बर्दाश्त होता कि एक महिला महिला अधिवक्ता अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे 10 साल के करियर में ये पहले अधिवक्ता थे जिन्होंने ऐसा कुछ बोला, वरना मुझे आज तक बहुत सपोर्ट मिला इस प्रोफ़ेशन से। बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला और हमेशा ये एक बैकएंड मिला कि हर कोई बोलता है अगर आपको काम कराना है तो आप श्रद्धा के पास जाइए। चलिए, आपके साथ ये तो प्रिविलेज रहा आपको कि आपको ज़्यादातर अच्छे लोग मिले, हाँ, बुरे मुझे लोग कम हाँ, मिले। हाँ। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो मैं जानना चाहूँगा, और चूँकि जो पहला केस हो किसी का या कोई भी क्षेत्र है उसमें जब आदमी पहली बार कदम बढ़ाता है, तो पहली बार की यादें उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं या बुरी रहती हैं, यानी वो दिमाग में रहती हैं जी, अच्छे या बुरे बुरे रूप में। जी। तो आपके जीवन में जो आपका कोई भी ऐसा केस जो आपका पहला केस रहा हो, उसका अनुभव कैसा? उसका अनुभव मेरा मिक्स्ड रहा, क्योंकि जो मेरा पहला केस था,
वो जब मैं नौकरी कर रही थी उसके साथ-साथ ही पकड़ा था, क्योंकि नौकरी छोड़नी थी और केस को कंटिन्यू करना था, तो मैंने एक एडवोकेट के साथ में वो केस किया था। अब चूँकि मैं ऐज में बहुत जूनियर थी और वो काफ़ी सीनियर थे, तो अगर मैं उनको कोई इनपुट भी देती थी तो उनको थोड़ा ख़राब लगता था कि ये छोटी-सी लड़की है, ये क्यों मुझे इनपुट दे रही है। तो हम कह सकते हैं, हालाँकि वो मैटर जो हमारे सीनियर एडवोकेट थे, उनको वो एक स्टेज पे मैटर वो आ गया था कि वो मैटर उनको नोट नॉट प्रेस करना पड़ा, वो आगे उस कोर्ट में नहीं चला। और जो मैं इनपुट्स दे रही थी, अगर वो इनपुट्स अगर वो कंसीडर करते तो हो सकता है वो केस आगे रन करता और हम जीतते। तो मेरा मिक्स था, बट जिन एडवोकेट ने वो मैटर मुझे रेफ़र किया था, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ माय एज उन्होंने मुझे वो मैटर दिया, वो एक बड़ा मैटर था और उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं दिखाया कि आप एक जूनियर एडवोकेट हो। हमेशा कि आप मतलब वो जहाँ भी मुझे इंट्रोड्यूस करते थे, इवन क्लाइंट को भी इंट्रोड्यूस करा तो ये कहा ये मेरी प्रोफ़ेशनल कलीग है और ये हमारे साथ काम करेंगी। तो इस टाइप से उनके साथ मेरा एक अच्छा कनेक्शन रहा। जो पहला प्रश्न है वो यही है कि जो भारत में कानून ना समझने की या कानून से डरने की या ना डरने की जो समस्या है, उसका क्या लॉजिक लगता है? तो उसके कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए। पहला यही था कि लोग कानून जानते नहीं हैं या कानून से डरते हैं? किस वजह से ये भ्रम फैला हुआ है लोगों में? लोग कानून जानते नहीं हैं और लोग कानून जानना भी नहीं चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिस वजह से लोग कानून से डरते हैं। तो बहुत छोटा-सा हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि अगर किसी महिला के साथ अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का एग्ज़ाम्पल जी। लेते हैं, आसानी से लोग समझ पाएँगे। अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरीके की एट्रोसिटी हो रही है, तो उसके दिमाग में एक सोसाइटी ने बात फिट कर रखी है कि अगर मुकदमा डालोगे तो सालों-साल चलेगा। हुँ, और जो लोग ये बात बता रहे हैं उनका खुद का भी एक्सपीरियंस नहीं रहा है कोर्ट कचहरी का। हुँ, बट आपको ऐसा हर आदमी मिल जाएगा जिसे कोर्ट कचहरी का लॉ का कोई एक्सपोज़र नहीं है। बट वो उस जो एक ऐसा बंदा है जिसे लॉ की नॉलेज ही नहीं है, जो ऑलरेडी पीड़ित है, उसको समझाया जाएगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे सालों-साल मुकदमा लड़ेगा। हुँ। जबकि अगर वो लेडी इंटरिम मेंटेनेंस माँगती है, तो उसका 1 से 2 महीने के अंदर इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है। उसके लिए उसे कोर्ट में तो आना पड़ेगा। बट ये कोई भी उसे अनस्किल्ड जिसको लॉ की नॉलेज नहीं है वो नहीं बता सकता। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके की एट्रोसिटी हो रही है या आप किसी भी ऐसी जगह फँसे हैं जहाँ लॉ इन्वॉल्व है, तो एक अच्छे एडवोकेट को कंसल्ट कीजिए। ये तो बहुत नई बात पता चली। मेरे लिए भी ये नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं भी यही मान के चल रहा था कि कम से कम 2-4 साल केस चलता है, उसके बाद कुछ हो पाता है। मेरे ख़्याल से जो हमारे दर्शक हैं काफ़ी लाभान्वित होंगे इससे। अगला प्रश्न मैं ये करना चाहूँगा, जो लोगों की तरफ से ही आया है, क्योंकि मैंने लोगों से पूछा था क्या-क्या क्वेश्चन होने चाहिए, तो उसमें से ये एक आया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है और पुलिस उसे रोकती है, पूछताछ करना शुरू कर देती है। क्या वास्तव में पुलिस को कानून के तहत ऐसा कोई अधिकार है कि रैंडमली किसी व्यक्ति को रोक लिया और उसे वो क्या नाम है पूछताछ या हैरेस नहीं, करना शुरू कर दिया? नहीं। और नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए अगर ऐसा होता है उसके साथ? देखिए, मैं जो सजेशन दूँगी मैं मानूँगी और मैं मान के चलूँगी कि लोग इस बात को फ़ॉलो करेंगे। अगर रैंडमली आप रोड से जा रहे हैं और पुलिस आपको रोकती है, जैसे कई बार हाईवेज़ पे चेकिंग होती है, तो वो रूटीन चेकिंग है, तो वो रूटीन चेकिंग में कोऑपरेट करना चाहिए, कोई गलती नहीं है। लेकिन आप रैंडमली चल रहे हैं और पुलिस ने आपको रोक करके अननेसेसरी हैरेस करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पर आप उस पुलिस वाले का जो उसके नेम प्लेट पे नाम लिखा होता है, जी। आपका जो थाना क्षेत्र है या उसका जो जहाँ पर आपको इस तरीके से हैरेस किया गया, वहाँ नाम के साथ उस व्यक्ति की आप एफआईआर रजिस्टर कराइए, उस व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट दीजिए और अगर थाना लेवल पे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप एपेलेट बॉडी पे जाइए, एसएसपी को बताइए, डीआईजी को बताइए, सीएम पोर्टल है, आप सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कीजिए। तो अगर कोई भी पुलिस वाला अगर आपको हैरेस कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ज़रूर लीजिए, तभी इस टाइप का जो हैरेसमेंट है वो बंद होगा। बहुत काम की जानकारी है, लेकिन इसमें एक चीज़ और निकल के आती है। आपने बताया कि एफआईआर दर्ज कराई। क्या कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति है, वो एफआईआर कोई भी उसके साथ घटना घटित होती है इस तरह की या कोई भी दूसरे तरह की घटना घटित होती है, तो क्या उसके पास ये कानूनी अधिकार है कि वो जाकर के एफआईआर दर्ज करा दे? और अगर पुलिस नहीं कर रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकता है, अगर उसके साथ किसी भी तरीके का गलत हुआ है, जो कि क्रिमिनल श्रेणी में आता है। और अगर पुलिस उसकी अगर सुनवाई नहीं कर रही है, तो वो हायर बॉडीज़ के पास में जाए, कि एसएसपी है, डीआईजी है, आप किसी के पास में जाइए। आप सीएम पोर्टल पे भी लिख सकते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर आपके कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति आपको नहीं सुन रहा है, तो आप 156(3) में कोर्ट के थ्रू भी अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। इवन आप कंप्लेंट केस भी कोर्ट के थ्रू आप रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी नहीं सुन रहा है, तो कोर्ट एक ऐसी बॉडी है जो आपको ज़रूर सुनेगी। अब आपने बताया 156(3), मैं थोड़ा-सा इस पे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आम जनमानस को ये नहीं पता होता ये क्या है। तो 156(3) के लिए
मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति है और उसे 156(3) के तहत कोई मुकदमा दर्ज करवाना है, जी। तो ये कितनी लंबी प्रोसेस होती है और कितना खर्चा लगभग इसमें आम आदमी का हो जाता है? आप इसमें लॉयर की फीस को छोड़ दीजिए, वो तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन अगर कोर्ट का खर्चा हम बात करें तो वो कितना लगभग हो जाता है? देखिए, कोर्ट का खर्चा तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत मिनिमल होता है। लेकिन एक जो आम व्यक्ति है, 156(3) का मतलब ये होता है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने एक अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो आपके साथ ग्रीवेंसेस हुए हैं, उसको लेकर के। उसकी एक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट है कि थाने में जो आपका कंसर्न थाना है और एसएसपी है, उसको आपने ये इन्फॉर्मेशन दी गई हो। अब क्या करते हैं, जब हम नॉर्मली थाने जाते हैं अपनी कंप्लेंट देने के लिए, तो हमें कभी रिसीविंग नहीं दी जाती है। हाँ, बिल्कुल। ना ही थाने लेवल पे दी जाती है, ना ही एसएसपी लेवल पे दी जाती है। आप अपनी कंप्लेंट दे आइए, आपको वो रिसीविंग नहीं देंगे। तो उसका तरीका हर कोई यही अपनाता है कि वो स्पीड पोस्ट कराता है। स्पीड पोस्ट से आपके पास एक रिसिप्ट आ जाती है, जिस रिसिप्ट की ट्रैक कंसाइनमेंट रिपोर्ट के साथ आप वो कोर्ट में लगाते हैं। 15 दिन का टाइम लेते हैं और फिर आप कोर्ट में मूव हो जाते हैं कि हमने ऑलरेडी एसएसपी और एसएचओ को इस बात से अवगत कराया था, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट इस बात का कॉन्गिजेंस लेती है और वो फिर थाने से रिपोर्ट मंगाती है, जिसे हम एटीआर बोलते हैं। वो ये पूछती है कि क्या आपके पास इस तरीके की कोई कंप्लेंट आई थी? और वो सिर्फ़ उनसे हाँ या ना में जवाब चाहती है, कोर्ट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहती। अगर वो ये कहते हैं कि हाँ, हमने इस तरीके की कंप्लेंट हमारे पास में आई थी, बट हमने उसे एंटरटेन नहीं किया, तो कोर्सिव एक्शन होगा। तो वो बोल देते हैं कि इस तरीके की कोई भी जो कंप्लेंट है, वो हमारे नहीं आई है, ना ही इसका कोई मुकदमा दर्ज है। कोर्ट के संज्ञान में ये बात आ जाती है कि इस पे कोई कॉग्निजेंस नहीं ले गया। फिर कोर्ट आपको सुनती है। कोर्ट को अगर लगता है कि आपके मैटर में एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो एफआईआर के डायरेक्शन देती है। कोर्ट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कंप्लेंट केस में मैटर को दर्ज कर लेती है। बहुत काम की जानकारी है और इसमें 2 क्वेश्चन मेरे कवर हो गए थे कि पुलिस नहीं लेती है तो क्या होगा और होगा तो। अब अगली बात हम जो करते हैं महिलाओं की, क्योंकि आप महिला सुरक्षा पे बहुत काम किया है आपने, तो हमारा जो कानून है वो महिलाओं को कितना सुरक्षा कवच देता है, आप क्या मानती हैं इसमें? पूरा कवच देता है, पूरा सुरक्षा कवच देता है, बशर्ते महिलाओं को अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा। हम आज के समय में भी देखते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि महिलाएं मिसयूज़ करती हैं लॉ का। आप जाके वास्तविकता देखिए कि कितनी महिलाएं मिसयूज़ कर रही हैं लॉ का। न्यूज़ को भी अगर हम देख लें तो हम टिप्स पे नाम गिना सकते हैं कि महिलाओं के बारे में जो आ रहे हैं, वो 2 या 3 महिलाएं ही हैं। हमारी आबादी सबको पता है कितनी है। आप ये समझ लीजिए कि 10 में से अगर 1 महिला भी अपनी आवाज़ अगर उठा रही है, मैं नहीं मानूँगी। क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस तो मेरे सामने हैं कि मैं उनको मोटिवेट कर के थक गई कि आप अपना केस रजिस्टर करवा लो, बट उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है। लॉ आपकी पूरी प्रोटेक्शन के लिए है। अगर आप अनमैरिड महिला हैं, तो भी आप अपने जो आपके पिताजी हैं, आप उनसे मेंटेनेंस ले सकती हैं। अपनी वेलबींग के लिए आपकी दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फादर कि वो आपको मेंटेन करें। आपकी शादी होगी तो आपके हस्बैंड एंड इन-लॉज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको मेंटेन करें। पर ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट का प्रोसेस है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। महीना, 1.5 महीना प्रोसेसिंग होगी, आपने नोटिस जाएगा, नोटिस रिसीव होगा, उसकी रिसीविंग आपको कोर्ट को दिखानी पड़ेगी कि भाई ऑलरेडी नोटिस रिसीव हो गया है एंड आई हैव सीन केसेस जहाँ पर 1 या 2 डेट में मेंटेनेंस बन गया है। लेकिन आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपके मैट्रिमोनियल होम में किसी भी तरह की एट्रोसिटी आपके साथ हो रही है, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस, आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इंजरीज़ हैं, आप सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है। आप 112 नंबर पे कॉल कीजिए, पुलिस आपको आकर के इमीडिएटली हेल्प करेगी। लोग क्या करते हैं, इवन रिसेंटली जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अभी एक मैटर था जिसमें मैंने लेडी को सजेस्ट कर रखा था कि अगर हस्बैंड आपके साथ किसी भी तरीके की बदतमीज़ी करे, तो आप 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाइएगा। ठीक है। वो मुझे कॉल करती हैं कि मेरे हस्बैंड ने फिर ये करा, तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना है वो आपको करना है। आप मुझे पेपर साइन करें, हम केस फाइल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ यू जिसको एक्शन लेना पड़ेगा। वो मेरे को कहते-कहते थक गई, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बट आज की स्टेज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 1 साल हो गया इस चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ही एक्शन लेना है। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। आपके पास जो सबसे छोटा हथियार है वो 112 नंबर है। 1090 पे भी आप कॉल कर सकती हैं और 1090 की तो ये खासियत है कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। अच्छा। इवन 112 नंबर पे भी आप अगर जाती हैं, अगर पुलिस को ये लगता है कि आपके और 112 का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि पुलिस आपको लेकर के जाएगी, आपके साथ अगर इंजरीज़ है तो आपकी मेडिकल कराएगी। और 1090 का भी एडवांटेज है कि 1090 क्योंकि इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, वो आपके थाना क्षेत्र में कॉल ट्रांसफ़र करेगा, तो आपके पास आपके थाना क्षेत्र से कॉल आएगी। बट अल्टीमेटली इट इज़ यू,
जिसको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। थाने में अगर आपको बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर आपको अपने परिवार वालों के अगेंस्ट जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अननेसेसरी हमें किसी को परेशान नहीं करना है, बट जो भी लोग हमें परेशान कर रहे हैं वो आपके साथ जो कर रहे हैं आप थाने में लिख के तो दीजिए, आपकी इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर होगी। पर आपको करना पड़ेगा। आपके पास ऐसे डायरेक्ट एक्ट्स है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उसमें इंटरम मेंटेनेंस का भी प्रावधान है। अच्छा, तो आप उसके थ्रू भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। आप 144 बीएनएसएस जो कि पहले 125 सीआरपीसी था, उसके थ्रू भी आप मेंटेनेंस ले सकती हैं। आप सेक्शन 24 के थ्रू मेंटेनेंस ले सकती हैं। आपके पास बहुत प्रोविजन है खुद को मेंटेन करने के लिए। आप एफआईआर कराइए आकर के, लेकिन आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी तो वकील, पुलिस, आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब सीधे शब्दों में, साफ शब्दों में हम कहना चाहें तो ये है कि कानून ने हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कवच दे रखे हैं, लेकिन उसके लिए खड़ा आपको ही होना पड़ेगा। हाँ। जब आप खड़े होंगे तो कानून आपका कवच बन के बिल्कुल काम करेगा। जी। अब थोड़ा सा इसके उल्टा जाते हैं। महिला सुरक्षा के लिए जो कानून में कवच दिए गए, जो कानून है, आपको क्या लगता है एज अ लॉयर, क्या लगता है कि उनका कितना मिसयूज होता है, पुरुषों को कितना परेशान किया जाता है उनसे? देखिए या ये भी एक भ्रांति है, ये भी क्लियर कीजिएगा। देखिए मिसयूज तो मैं नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम में लॉ इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है कि हर कोई अपना मुकदमा दायर कर रहा है। जो ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो आया ही इसीलिए, जो वरना तो सीधे वर्डिक्ट नहीं दिया जाता, इधर केस फाइल हुआ और अगले दिन आपको वर्डिक्ट मिल गया। तो पूरा वो जो प्रोसेस रखा गया है ट्रायल का, वो रखा ही इसीलिए गया है कि आपके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपके पास एविडेंसेस होंगे, अगर आपके साथ गलत नहीं हुआ तो आपके पास कोई एविडेंस नहीं होगा। तो वो जो मिसयूज, जो एक भ्रांति फैलाई गई है मिसयूज को लेकर के, ऐसा कुछ मिसयूज भ्रांति है ही नहीं। आप केस तो फाइल कर सकती हैं कि लेट से हमें किसी को परेशान करना है। आज के टाइम में जो डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी उसका रीज़न भी समझ में नहीं आता, कभी ईगो इश्यूज लगते हैं या फिर कभी लगता है कि फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि सबसे पहले जो सबको पता है कि आप केस फाइल कर सकते हैं, तो आपने कोर्ट में गए और आपने केस फाइल कर दिया। आपके हस्बैंड ने ना ही आपको मारा ना ही पीटा, आपको अच्छे से मेंटेन करा, आपको खाने पीने के लिए रखा, सब कुछ आपको करा, बट आपने इन रिटर्न उसको परेशान किया है और आपने फिर परेशान भी किया और आपने आकर के केस भी फाइल कर दिया। तो वो जो ट्रायल चलेगा और ट्रायल में सब कुछ आ जाएगा कि आपने क्या क्या किया उसके साथ में। तो आई हैव सीन केसेस कि जहाँ पर लड़कियों के अगेंस्ट भी एक्शन हुए हैं। तो लॉ का इतना ज़्यादा मिसयूज़ नहीं है, बशर्ते आपको, आपके साथ अगर कोई भी, आप एक लड़के हैं और आपने, आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है तो आपको उसको परस्यू ठीक से करना पड़ेगा। दर्शकों ये बताना चाह रही हैं कि जो लॉ है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए या आपकी सुरक्षा के लिए, सीधी सी बात ये है कि लॉफुल रहिए। आप सही तरीके से परस्यू करेंगे चीज़ों को तो आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ गलत नहीं होगा, जैसा मैं समझ पाया। शायद यही बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल। आगे बात करते हैं कि जो पारिवारिक कलह होती है, जिस पर अभी हम बात कर ही रहे हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस भी आते होंगे इसके। मैं ये जानना चाहूँ या लोगों को मैसेज देना चाहूँ तो क्या एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये पारिवारिक कलह वाले केस जो हैं वो कोर्ट तक पहुँचते हैं? क्या उनमें क्या निकल के आता है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुपीरियर मानना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है स्पाउसेस में, वहाँ पर गृह कलेश होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा मुझे रीज़न जो मेरी फाइंडिंग ये है, जहाँ पर फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। फैमिलीज़ में, ये मैं दोनों पक्षों की बात कर रही हूँ, एक पक्ष की बात नहीं कर रही, कि जहाँ पर स्पाउसेस के बीच में क्या चल रहा है, जब दोनों की फैमिलीज़ को पता होना स्टार्ट हो जाता है तो वो अपनी एडवाइसेस देना शुरू कर देते हैं। आज के समय आप देख रही हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा है। एक तरह से सोशल मीडिया हमारे जीवन का पूरक बन गया है। अब सोशल मीडिया से जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो हैं ही हैं, ख़राब चीज़ें भी हैं। इससे अपराध भी बहुत होते हैं, जिन्हें हम साइबर क्राइम कहते हैं। अब ये दोनों तरह से होते हैं, एक तो महिलाओं के साथ, दूसरा इकोनॉमिकली फाइनेंशियल जो चीज़ें होती हैं, इन पर कानून क्या कहता है हमारा? क्या इसके लिए कुछ कानून है? पहले दोनों का अलग अलग आप हमें थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए कहूँगी कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ वर्चुअल रिलेशनशिप में हैं, डिजिटल रिलेशनशिप में हैं, आप उस व्यक्ति से कभी मिली नहीं हैं या इवन मिली भी हैं, तो आप अपने फ़ोटोग्राफ्स उस व्यक्ति के साथ पर्सनली मत शेयर कीजिए। अब आमतौर पे क्या होता है, मैंने ये देखा है कि न्यूड्स मांगे जाते हैं कि आप अपना न्यूड दीजिए या न्यूड वीडियो कॉल पे है। तो अगर कोई भी सभ्य व्यक्ति आपसे ये काम नहीं करवाएगा, तो अगर
कोई व्यक्ति जो आपसे एक हफ्ता पहले एक महीना पहले मिला और वो आप सबके न्यूड्स मांग रहा है, आप सबकी न्यूड वीडियो कॉल के लिए बोल रहा है, वही आपके लिए अलर्ट कॉल है दैट दिस इज़ द रॉन्ग पर्सन, ये आपके लिए गलत आदमी है। ठीक है। तो आप ऐसी शेयरिंग मत कीजिए। और आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी चीज़ इंटरनेट पे चली गई वो इंटरनेट से कभी नहीं जाती, वो हमेशा इंटरनेट पे रहती है। वे बैक इंजन से सब कुछ वापस लिया जा सकता है। तो हम इंटरनेट पे कुछ भी डाल के सोचे हमने डाला और डिलीट कर दिया, तो वो कभी डिलीट नहीं होता है। तो आप कभी भी इस तरीके का जो भी आप फ़ोटो शेयरिंग वगैरह है, महिलाओं के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि नहीं करें। प्लस सोशल मीडिया ना फैमिली भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। बच्चों के अंदर जो वैल्यूज़ है, मैंने कई बार ऐसा मैंने नोटिस भी किया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इंगेज हो गए हैं, हम इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपना टाइम दे रहे हैं कि हम हमारी फैमिली के लिए हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ये भी वन ऑफ द रीज़न है डिस्प्यूट्स का। दूसरा कि आज के टाइम पे लोगों को अगर कुछ भी अपने डिस्प्यूट को प्रेजेंट करना है, एक अच्छा तरीका भी है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो अगर वो अपनी वीडियो डिजिटल माध्यम से अगर इंस्टाग्राम फेसबुक पे डाल रहा है तो उसकी सुनवाई ज़्यादा हो रही है। बट एक तरीके का डिफेमेशन भी है कि आपको अगर किसी व्यक्ति को अगर परेशान करना है तो आप उसकी एक वीडियो बनाइए और डाल दीजिए, वो डिफेम होता रहेगा। तो हमें अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सारे काम नहीं करना चाहिए, नैतिक तौर पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही मेरा सबके लिए सजेशन है। और अगर आपने करा तो कोर्ट आपके लिए है, कोर्ट आपको इस चीज़ की सज़ा देगी। आईटी एक्ट के अंदर आप आएंगे, आईपीसी की धाराओं में भी आप आएंगे और आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च होगी, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी आदमी को हर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसके लिए रेडी रहिएगा। दूसरी चीज़ जो आपने मुझसे बैंक फ्रॉड के बारे में पूछा जी। तो जो साइबर फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड में ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा है। साइबर फ्रॉड में मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे आज के टाइम में आईजीएल का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। तो जिन लोग के यहाँ गैस पाइपलाइन है आईजीएल की, तो वहाँ क्या होता है कि सबसे पहले उनसे कहा जाता है कि आपका जो आईजीएल का बिल है वो पे नहीं है किया गया है। वो आपको एक लिंक देंगे जहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे। अब आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट नहीं हो रहा है, आप उनको कॉल करके बोलेंगे कि आपका जो ये जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का जो आपने मुझे लिंक दिया, ये काम नहीं करा। वो आपको एक एपीके फाइल देंगे। ठीक है। और वो आप एपीके फाइल को डाउनलोड करेंगे। वो आपकी क्लोनिंग आपकी मोबाइल की चली गई हैकर के पास में। अब वो आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस कर सकता है, क्योंकि पहले वाले मीडियम के थ्रू आपने अपनी कार्ड की डिटेल्स दे दी हैकर को। दूसरा, जब आपने एपीके फाइल डाउनलोड की तो आपकी क्लोनिंग चली गई आपकी हैकर के पास में, तो कार्ड की डिटेल भी उसके पास, ओटीपीज भी उसके पास, बैंक एक्सेस भी उसके पास में चला गया, तो वो आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा। अब इसके लिए आप ये सोचिए, हैकर इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि जब वो आपके साथ ये काम करेंगे, उनके पास ऑलरेडी एक दिन पहले आपके पास आईजीएल कंपनी से एक बंदा आया होगा। अच्छा। तो आप उनकी रिसर्च देखिए किस लेवल पे है। वो ओरिजिनल बंदा आईजीएल कंपनी का होता है, जो कि आपकी बेबी चेकिंग के लिए आया हो या मीटर चेकिंग के लिए आया हो या किसी भी पर्पस के लिए आया हो, बट आया हुआ होता है। तो आपको ये भरोसा हो जाता है कि कल ये आए थे, तो जाहिर सी बात है उन्हीं का होगा, उन्हीं का बंदा। उसका पूरा एडवांटेज उठाते हुए आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। अब मुझे यहाँ पर बैंक्स की एक बहुत ज़्यादा धूर्तता, जिसे मैं बोलूँगी, मुझे लगती है कि आपने इमीडिएटली अपनी बैंक को कॉल किया कि भाई मेरा पैसा डिडक्ट हो रहा है। वहाँ पर अगर आपने किसी और नंबर से कॉल कर दिया तो बैंक पहले ये वेरीफाई करती है कि आप ओरिजिनल कस्टमर हैं। आपको बताया जा रहा है, व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैं आपका ओरिजिनल कस्टमर हूँ, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा सो एंड सो है। वो आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। वो आपको जब तक प्रोवाइड कर रहा है तब तक उसके अकाउंट से पैसे कटते हुए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है कि मेरे बैंक से पैसे कटते हुए जा रहे हैं, आप फ्रीज कर दीजिए। मान के मैं चलती हूँ कि मैं एक ओरिजिनल कस्टमर हूँ और मैंने वो कॉल नहीं किया, ठीक है, हैकर ने किया, अकाउंट ही तो फ्रीज करा, पैसे तो नहीं निकलवाए अपना, लेकिन आपने अकाउंट नहीं फ्रीज किया, उसके वो अकाउंट से खाली हो गया। तो यहाँ पर बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी तरीके का कॉल आ रहा है और वो साइबर फ्रॉड की श्रेणी में है जहाँ पर उसका पैसा डिडक्ट हो रहा है, तो बैंक को प्रोएक्टिवली एक्शन लेना चाहिए। अब बैंक के पोर्टल्स पे क्या हुआ है कि एआई बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। अब आप कुछ भी करें तो एक चैट बॉक्स आता है, उसको वहाँ पर एआई रिप्लाई देते हैं। इवन अब तो कॉल्स भी एआई ले रही है। तो अब एआई को आप अपनी समस्या बताइए पहले,
उसके बाद एआई आगे ट्रांसफर करेगी कॉल, तो आप उनको अपनी समस्या बताइए पहले। वो जो समस्या बताने का जो ड्यूरेशन है ना, उसमें पैसा डिडक्ट होता हुआ जा रहा है और वो प्रोसेस काफी लंबा हो गया। वो प्रोसेस लंबा हो गया। तो वहां पर बैंक्स को बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। और आपके पास ऐसे किसी भी कस्टमर की कॉल आ रही है जहां पर उसका पैसा डिडक्ट हो रहा है, तो वहां पर फ्रीज करना चाहिए, आप अकाउंट को लीन कीजिए। जो ओरिजिनल कस्टमर होगा वो उस केवाईसी करा के दोबारा उसे अनलीन करा लेगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का नुकसान होता है इसमें। जो सबसे ज़्यादा, और ये ऐसे लोग के साथ में हो रहा है जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि अब इस लेवल पे जो फ्रॉडस्टर्स है, जो हैकर्स है, वो पहुंच चुके हैं कि वो एक ओरिजिनलिटी के साथ आपके साथ चलेंगे कि आप खुद भी इस दुविधा में नहीं रह पाएंगे कि ये जो हो रहा है ये सच है या नहीं है। क्योंकि एक बार मेरे पास भी एक कॉल आया और वो आपकी रिसर्च करते हैं। मेरे पास भी एक कॉल आया, कहते हैं आपका कोई डॉक्यूमेंट आया हुआ है। अब चूंकि मैं वकील हूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसने मुझे एक नंबर दिया जिसपे लिखा हुआ था #91 सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। अब मैं भी इतनी ज्यादा जल्दी में थी कि मैंने उस नंबर पे कॉल किया। अब मेरी कॉल फॉरवर्ड हो गई। ठीक है। तो अब मैं जब कॉल करूं, मेरे को कोई भी कॉल करे तो उस फ्रॉड के पास कॉल जाए, लेकिन वो सब ये करे कि एडवोकेट श्रद्धा सक्सेना से बात करनी है मैटर के लिए। तो अब जब मैंने भी जब कॉल करा तो हैकर ने फोन उठाया। मैंने कहा आपको पता है आपने किसका नंबर फॉरवर्ड करवाया है? मैं सो एंड सो बोल रही हूँ और मैं आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर रही हूँ। तो उसने मुझे तरीका बताया कि कैसे मैं इसको खत्म करूँ। मेरे को बोलता है कि आप जाइए इस पे जाइए, ये करिए और आपका जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सोचिए, मैं तो एक वकील हूँ, मैंने जब उसको बताया तो उसने, क्योंकि उसको एफआईआर से बचना था, तो उसने मुझे ये तरीका बता दिया। मेरे में खाली कॉल फॉरवर्डिंग हो रही थी, बट ये आमतौर पे लोगों के साथ हो जाता है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए और कभी भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या आपकी कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने जो सबक लिया मेरे से, उसको आप अगर कहीं हड़बड़ी में हो या कोई काम करो तो आप उसको डिले कर दीजिए। दुर्घटना से देर भली, क्योंकि कहीं हम जो जल्दीबाजी के चक्कर में जो पेमेंट कर देते हैं या डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जो कॉल कर देते हैं, वो बहुत दुखदायी होता है किसी टाइम पे। आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी कि किस तरह से होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। अब किसी के साथ हो गया फ्रॉड, उस कंडीशन में हमारा कानून क्या कवच देता है? कानून क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि इस फ्रॉड पर कोई कार्रवाई की जा सके? जी हाँ, सबसे पहले अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है, सबसे पहले आप जाके ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। ये कंप्लेंट जाती है I4C के पास में। I4C इसे आपके जो नियरेस्ट थाना क्षेत्र होता है, साइबर थाना होता है, वहाँ पर इसको फॉरवर्ड कर देती है। वो अपने लेवल पे जो भी करते हैं, बट मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि रिलीफ नहीं मिलता है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो कंप्लेंट है, एफआईआर नहीं है। तो जो आपका जो स्टेप है साइबर कंप्लेंट के बाद, जो आपका दूसरा स्टेप है वो एफआईआर होना चाहिए। कि आपने साइबर कंप्लेंट तो कर दी, आपके साइबर थाने में भी आ गई, बट आप उसका फॉलोअप लेते रहिए कि इस कंप्लेंट का हुआ क्या, और आप ये थाने पे प्रेशर करिए कि आपकी इस कंप्लेंट को ही एफआईआर में कन्वर्ट करे। क्योंकि उस कंप्लेंट का डिस्पोजल, मैंने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये देखा है कि पैसा रिकवर नहीं होता है और पैसा डूब ही जाता है। क्योंकि बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर कस्टमर की गलती नहीं है वहाँ बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है। तो इन सिचुएशन पे जहाँ पर आपने कंप्लेंट कर दी है, आपका स्टेप 2 एफआईआर है। वो आपको एफआईआर मैंडेटरी है कराने के लिए, आपको करानी पड़ेगी। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि कंप्लेंट और एफआईआर में डिफरेंस है। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल की है ना, वो आपकी कंप्लेंट है, वो एफआईआर नहीं है। थाने से आप एफआईआर करवाइए अपनी, क्योंकि आप में उसमें एक आपका आईओ अपॉइंट होगा जो आपके केस को प्रॉपर परस्यू करेगा। जब आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं आपके पैसा रिकवर होने के। और एफआईआर होने के बाद में जो आपका आईओ है, पुलिस के पास इनॉर्मस पावर आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेब एक्सेस दिया जाता है वो विदेशों के थ्रू दिया जाता है। तो उस वेब एक्सेस को भी, जिस बंदे का वो वेब एक्सेस होता है, आईओ उससे भी कांटेक्ट करता है, उससे उस बंदे की डिटेल्स मांगता है जो हैकर होता है। लेकिन उस जो आपने कंप्लेंट दिया उस पर कभी वो रिपोर्ट नहीं आएगी। तो जो ओरिजिनल बंदा है जिसने आपका पैसा ठगा है, अगर आपकी एफआईआर होगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर आप उस कंप्लेंट पे ही रिलाई करते रहेंगे और फॉलोअप अगर नहीं लेंगे तो पैसा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो साइबर कंप्लेंट है, साइबर कंप्लेंट प्रॉपर एक मुकदमे की तरह चलता है। आपकी एफआईआर थाने में आपकी रजिस्टर होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें चार्जशीट भी लगती है। तो आपका किसी ना किसी स्टेप पे पैसा रिकवर होता ही होता है। एक तो अच्छी चीज़ ये पता चली अभी बात करके, हम जो ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं असल में वो एफआईआर नहीं होती। हम भी उसको यही मान के बैठे थे कि वो पुलिस के पास हमारी सूचना पहुंच गई और इसी से सब कुछ हो जाना है। तो ये चीज़ एक कंफर्म हो गई। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन तैयार हो गया इसी पर। वो क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि हम मान लीजिए कि ऑनलाइन हमने करा दी और
आम आदमी जब थाने में जाएगा वो उसको टहलाते रहते हैं कि आपने ऑनलाइन कर दी थी, वो जब कुछ भी होगा आपको पता चल जाएगा। क्या कोई ऐसा हमें संविधान की तरफ से, कानून की तरफ से कोई ऐसा तरीका हमारे पास है कि हम उनसे उस तरीके के तहत कह पाएँ कि सर हमने ऑनलाइन कंप्लेंट तो कर दी थी, लेकिन इसकी आप एफआईआर भी दर्ज कीजिए हमारी? देखिए, संविधान में आपके क्रिमिनल ऑफेंसेस के रिड्रेसल नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। संविधान आपको आपके मानवाधिकार देता है, कैसे आप एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके। क्रिमिनल में डेफिनेटली है। आप जब थाने में जाएंगे, जो कंप्लेंट आप लेकर के गए वो ऑलरेडी थाने पहुंच चुकी है, तो वो एसएचओ है, ही इज़ कंपेल्ड टू लॉन्च दी एफआईआर। बट हम मान के चलते हैं कि नहीं किया एसएचओ ने एफआईआर, थाने में आप नहीं सुनवाई हो रही है, आप कोर्ट में आ जाइए, कोर्ट के थ्रू आप अपनी एफआईआर रजिस्टर कराइए। बट आपके पास इनिशियल लेवल ऑफ पेपर होना चाहिए दिखाने के लिए कि आप थाने में गए थे और आपकी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट आपके इमीडिएट डायरेक्शंस देगी और आपकी एफआईआर रजिस्टर होगी। तो अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराए, और ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद एफआईआर जरूर कराए। एफआईआर अगर थाने से नहीं होती है तो कोर्ट की ओर रुख करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत फायदे की बात है हमारे दर्शकों के लिए। अब कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आम जनमानस के, बिल्कुल आम आदमी से जुड़े हुए हैं, और उनका आंसर, एक्चुअली जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए उनके मुझे भी नहीं पता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है तो मैं थोड़ी जानकारी तो रखता हूँ, तो जो बिल्कुल आम आदमी है उसे तो बिल्कुल नहीं पता होंगे, उन्हें ज़रूर पता चले। तो मैं चाहूँगा कि इनको आप सरल भाषा में ज़रूर बताएं। क्वेश्चंस हैं, और पहला क्वेश्चन उसमें यही है कि क्या पुलिस किसी के भी घर में बिना वारंट के, बिना कोर्ट के किसी ऑर्डर के घर में घुस सकती है क्या? नहीं, पुलिस के पास कोई राइट नहीं है, लेकिन पुलिस आती है जी। तो आप ये बात समझिए कि पुलिस जब भी आपके घर पे आ रही है तो किसने कॉल किया। जैसे 112 पे जब हम कॉल करते हैं तब पुलिस किसी न किसी व्यक्ति के कॉल पे आती है, या पुलिस आपके घर पे तब आती है जब उसे किसी वारंट की कंप्लाइंस करानी होती है, किसी नोटिस की कंप्लाइंस करानी होती है, किसी सम्मन की कंप्लाइंस करानी होती है। अगर वो इन सारी चीज़ों से हटके आपके घर पे आ रही है और उसके पास कोई कागज़ नहीं है, तो सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी का ये प्रावधान है। अगर मैं आम जनमानस को बोलूँ तो उसके पास कोई भी ऐसा कोर्ट का कागज होना चाहिए जिससे वो इस बात को वेरीफाई करा सके कि वो किस अथॉरिटी से आपके पास आ रही है आपसे पूछताछ करने के लिए। अगर पुलिस जब भी आपके दरवाजे पे आए तो बिना डरे आप उससे पूछिए कि किस सेक्शन के अंदर, किस नोटिस के अंदर आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, आपकी को अथॉरिटी किस पेपर ने दी, उस पेपर को आप मुझे दिखाइए। अगर उसके पास कोई ऐसा पेपर है जिसमें आपका नाम है, कोई ना कोई धारा मेंशन्ड है, तो पुलिस एंटाइटल्ड है आपसे पूछताछ करने के लिए। बट उसके एक प्रॉपर सर्विस की एक तरीका होता है। पुलिस आपको नोटिस सर्व करेगी, आपसे सिग्नेचर लेगी, आपको थाने बुलाएगी, आपके घर पे भी आपसे पूछताछ कर सकती है, बट उसके पास कोई ना कोई पेपर ज़रूर होगा। अगर पुलिस ऐसे ही आपको धमका रही है घर पे आकर के आपके, तो आपका जो भी सीनियर ऑफिसर है, जो आपका एसपी हो सकता है या आपका सीओ हो सकता है, आप उस जो भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या जो भी कांस्टेबल आपके घर पे आया आपको धमका रहा, आप उसकी शिकायत अपने संबंधित थाना क्षेत्र में कीजिए या कोई भी हायर रैंक ऑफिसर है उसके लिए कीजिए। लेकिन अननेसेसरीली विदाउट एनी पेपर पुलिस आपके दरवाजे पे नहीं आ सकती, ना ही आपसे पूछताछ कर सकती है, ना ही आपको किसी भी फैक्ट को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल कर सकती है। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा करने जा रहा हूँ आपसे, जो आम आदमी, मान लीजिए मैं और आप हैं, या फिर इसको हम दूसरे लेवल पे कहें तो पुलिस है और मैं हूँ, मेरा मोबाइल है और आपने मुझसे ज़बरदस्ती की मेरा मोबाइल चेक करने के लिए, या पुलिस ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, उस कंडीशन में जब कोई कागज़ नहीं, कागज़ है और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ है, तब तो आपने बता ही दिया कि वो लीगली कर सकता है। क्या वो मेरे मोबाइल को कोई भी व्यक्ति या पुलिस क्या चेक कर सकती है? अगर कोई पेपर नहीं है, कोई एफआईआर लॉज नहीं हुई है, देखिए मैं आपको एक ना पूरा सिनेरियो समझाती हूँ कि एफआईआर मान लीजिए लॉज हुई, एफआईआर में 4 लोग नेम्ड थे, लेकिन 5वें आदमी के अगेंस्ट एफआईआर नेम्ड नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन 4 लोगों के अगेंस्ट जो एफआईआर थी, उन्होंने बताया ये 5वां व्यक्ति भी है, तो पुलिस उसको प्रॉपर नोटिस सर्व करेगी, उस नोटिस के तहत उसे बुलाएगी, इवन वो उसके घर पे छापा भी मार सकती है। बट वो जो छापा मारेगी उसके कोर्ट से परमिशन लेगी, सर्च वारंट का, कोर्ट उसे अलाउ करेगी, उस व्यक्ति के घर पे जाएगी। जब भी कोई भी पुलिस, कोई भी एजेंसी जब भी छापा मारती है तो उसके क्षेत्र के, वो बैंक के क्षेत्र से भी हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसे क्लास 1 ऑफिसर्स को लेती है जो विटनेस बनते हैं, वो विटनेसेस साथ में आते हैं, उनके प्रेजेंस में आपके घर पे छापा मारा जाता है। तो बिना किसी पेपर के
अगर पुलिस आपको बुला रही है और आपसे कह रही है कि आप अपना मोबाइल मुझे दीजिए, मैं आपको मोबाइल का मतलब तहकीकात करूँगी, या मोबाइल अपने साथ लेकर के जा रही है, तो आप उससे अपना मोबाइल नहीं दीजिए। और पुलिस आपको मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस का एक काम है, पुलिस डराती बहुत है जी। और लोग डर जाते हैं। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब तक पुलिस के पास कोई कागज नहीं है, पुलिस के पास कोई पावर नहीं है। तो अगर वो आपको कोई कागज दिखा रही है, आपके नाम का कागज है, तो आप पुलिस को पूरा सपोर्ट कीजिए, पूरा एकोमोडेट कीजिए, क्योंकि वहां पुलिस आपको भी हेल्प करेगी। बट आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपको अननेसेसरी परेशान कर रही है, जस्ट फॉर दिस एक बेस्ट नोन टू दैट पर्सन जो कि आपके पास में आया है, तो आप उसको ना ही अपना मोबाइल दीजिए, ना ही कोई फैक्ट डिस्क्लोज कीजिए, ना ही कुछ बताइए, जब तक एक प्रॉपर लीगल सिस्टम, जो प्रॉपर लीगल तरीका है, वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो आपको बुलाने का उद्देश्य ये है, जो लोगों में पुलिस का डर बैठा हुआ है, तो उन्हें अपने अधिकार और कानून पता होने चाहिए कि उन्हें कब क्या करना है जी, यही एक उद्देश्य भी था। अब एक बात चलती है आज के समय, कहीं पर भी छोटा मोटा झगड़ा हुआ या फिर पुलिस आई हमारे घर पे और कोई बातचीत की, तो पता चला हमने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। क्या ये जो रिकॉर्डिंग है, ये क्या कोर्ट में टिकती है? कोर्ट में क्या इसे सबूत के तौर पे माना जाता है या नहीं? जी हाँ, कोर्ट में देखिए वेटेज तो पड़ता ही है, बट आप ये समझ लीजिएगा कि हर डिजिटल एविडेंस की फॉरेंसिक होती है। ठीक है। कोई भी डिजिटल एविडेंस बिना फॉरेंसिक के एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। तो हम लोग कई बार ये देखते हैं आम समाज में भी कि कॉल रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो कॉल रिकॉर्डिंग हर कोई, जैसे हमारे पास भी मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं तो बोलते हैं हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। अब आप सोचिए कि कोर्ट में डेली के 300 मैटर लग रहे हैं। एक कोर्ट के पास बेयर मिनिमम 70-80 मैटर पर डे रहते हैं, किसी कोर्ट में 200-500 भी मैटर रहते हैं। तो जिस कोर्ट के पास एक दिन के 100 मैटर है, तो वो 100 कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा। किसी भी कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है। बट हाँ, जहाँ पर ऐसा लगता है कि उस कॉल रिकॉर्डिंग का वेटेज होता है, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग का प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर फॉरेंसिक होती है उस कॉल रिकॉर्डिंग की, क्योंकि वेरीफाई कैसे होगा कि ये एआई जनरेटेड कॉल रिकॉर्डिंग है या एक्चुअल में ओरिजिनल कॉल रिकॉर्डिंग है। उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस है। सेम अप्लाइज टू वीडियोग्राफी ऑल्सो। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जहाँ पर ये सारा करता हुआ दिखाया जा रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ही वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो वीडियो प्रोक्योर कर लेता है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है और आप उस केस में कंप्लेनेंट है, तो आप वो वीडियोग्राफी अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दीजिए। अगर कोई ऐसा ऑडियो है जो आपको लगता है कि केस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस को बहुत सपोर्ट करेगा, वो आप अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दीजिए। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि ये केस को, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना केस मजबूत करना चाहता है, तो उसे लगता है कि ये वैलिड है, तो डेफिनेटली जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करेगा और कोर्ट में एडमिसिबल करवाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि एविडेंसेस को प्रिक्योर करके रखते हैं, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर नहीं देते हैं। उनको समझाया जाता है लोगों के थ्रू कि ये तुम कोर्ट में जाके देना। मैं ये बात आम जनमानस से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो आप डायरेक्टली कोर्ट में कोई एविडेंस नहीं दे सकते। अच्छा। आपका जो भी एविडेंस है वो थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगा। तो कभी भी आपके पास जो भी एविडेंसेस है वो आप लास्ट के लिए मत बचा के रखिए, वो एविडेंस आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। अच्छा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी ऐसे प्रूफ्स है जो हमारे केस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके लिए ही अपॉइंट किया गया है, तो उसको आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कराइए, ताकि जब वो चार्जशीट फाइल करे तो उसके साथ वो सारे एविडेंसेस भी लगाए, जिससे केस को मजबूती मिले। अब हम एक ऐसी सिचुएशन मान के चलते हैं जिस सिचुएशन में बाय एनी मीन्स हमारे जो एविडेंसेस है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ पाए, चार्जशीट फाइल होगी, हमको नोटिस हो गया कि आप आइए और अपना बयान दीजिए, आपका चीफ है, तो उस स्टेज में आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो कि सीआरपीसी में प्रोविजन भी है 242 का। आप एप्लीकेशन मूव कीजिए, जहां पर अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड आने चाहिए, तो उसमें दोबारा विवेचना के आदेश देती है कोर्ट। फिर से आपके में एक आईओ नियुक्त होता है, फिर से वो सारे एविडेंसेस प्रिक्योर करता है, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है, और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ में वो सारे एविडेंसेस आते हैं जो कि जब आपकी प्रीलिमिनरी चार्जशीट जब फाइल हुई थी तब साथ में नहीं आ पाए थे। बट आप समझ लीजिए कि दोबारा विवेचना करवाना किसी भी केस में कोर्ट को कन्विंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आपकी पहली बार इन्वेस्टिगेशन हो रही हो और आपकी एफआईआर है, तो आप अपने सारे एविडेंसेस आप अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दीजिए। जरूर देना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, जो अभी हम बात कर रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग पे, अब फिर से थोड़ा सा पीछे लौटते हैं। पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं ना, उनमें एक ये भी रहता है कि पत्नी कहती है कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, पति कहता है मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। क्या एक दूसरे की कॉल रिकॉर्ड करना और हमें पता नहीं है, आप मेरी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमें पता नहीं है, ये गैर कानूनी है या कानून इसका हक देता है? देखिए, ये आर्टिकल 21 का वॉयलेशन, अगर कोई किसी की कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, बट जहाँ समझिए किसी की जान को खतरा है,
तो वहाँ पर वो डिपेंड अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस की कैसी परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड की गई, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड की गई है या खुद को बचाने के उद्देश्य से रिकॉर्ड की गई है, वो कोर्ट के विवेक पे रहता है। बट हाँ, पर्सनल कम्युनिकेशन में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ है, ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। और ये बहुत अनैतिक भी है कि हस्बैंड वाइफ अगर अपनी आपस में अगर कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे तो एक प्रेजुडिस माइंडसेट दोनों का दिखता है कि दोनों लिटिगेशन चाह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ नहीं कहता, ये वो केसेस हैं जो सालों साल चलते हैं, क्योंकि ऐसे जो स्पाउसेस होते हैं इनका कोर्ट में क्या प्रीव्यू रहता है, ये हर डेट पे कोई ना कोई एप्लीकेशन लगाते हैं। अब चूंकि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिविल नेचर के होते हैं, हर एप्लीकेशन का डिस्पोजल होता है। तो आज आपकी डेट है, आज आपने एप्लीकेशन लगाई, वो एप्लीकेशन की कॉपी दूसरी पार्टी को दी जाएगी, दूसरी पार्टी उसका रिप्लाई फाइल करेगी, फिर जो आपके पास रिप्लाई आया आप उसका कुछ ना कुछ रिजॉइंडर या कुछ भी रेप्लिकेशन आप फाइल करेंगे, तो वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है। तो जो आप मुझसे कह रहे थे ना कि जो सालों साल मुकदमे चलते हैं, वो ये वाले मुकदमे होते हैं, क्योंकि वो दोनों स्पाउसेस कोई स्टोन अनटर्न छोड़ते ही नहीं है कि मुकदमा, और उनका इंटेंशन भी है कि मुकदमा चलते रहना चाहिए। मैं एक मैटर कर रही हूँ, उसमें हस्बैंड वाइफ है, दे आर वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड और बहुत रिनाउंड है। हस्बैंड की एज 55 है, वाइफ की एज 53 है, दोनों मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं और काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, काफी लंबे समय से लड़ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो लड़ते ही रहेंगे। तो ये इस टाइप के मैटर्स हैं जिनमें दोनों पार्टीज एग्रीड होती हैं कि दोनों को उसमें एक स्पाउस एक स्टेज पे आ जाता है कि उसे मैटर खत्म करना है, बट दूसरी जो स्पाउस है उसने इतने मैटर्स कर चुके होती है और वो हमेशा एक नया मैटर ले आएगी अगर उसका मैटर खत्म होने की भी स्टेज पे आएगा। तो इस टाइप के डिस्प्यूट्स होते हैं जो जहाँ दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड है लिटिगेशन में, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होता। पति पत्नी का तो हो गया, अब बहुत सारे केसेस हम लोगों के सामने ऐसे आए, उनमें रेप केसेस भी थे, मर्डर केसेस भी आए, जिनमें नाबालिग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा ये आप डिफाइन करिए कि कोर्ट की नज़र में नाबालिग किसको कहा जाता है, और उसके बाद ये बालिग और नाबालिग में जो विभेद होता है, जो अंतर होता है कोर्ट की नज़र में, तो क्या मतलब कोई नाबालिग है, उसने कोई केस कर दिया तो उसे कुछ उसका फ़ायदा मिलता है या फिर बराबर सज़ा रहती है, क्या रहता है, ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए, नाबालिग जो व्यक्ति है वो 18 साल से नीचे आता है, बेसिकली हम उसे बालक की श्रेणी में लेकर आते हैं, और जो 18 साल से ऊपर है वो बालिग की 18 साल या 18 साल से ऊपर वो बालिग होता है। अब कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके साथ ऑफेंस हुआ, ठीक है, तो जिसके साथ ऑफेंस हुआ वो पॉक्सो में जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने ऑफेंस किया और वो 18 साल से कम का है, तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जाएगा, ठीक है। तो बच्चे की एज ये डिफाइन करती है कि, और ये नेचर ऑफ क्राइम भी डिफाइन करता है कि उसने ऑफेंस किया है या उसके साथ ऑफेंस हुआ है। अब कई बार इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस छिड़ती है कि एक जो जुवेनाइल है उसने अगर ऑफेंस किया है तो उसको एडल्ट की तरह क्यों नहीं सज़ा दी जा रही है। जैसे निर्भया केस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी यही मुद्दा उठा कि उसने जो क्राइम किया था वो एक बहुत ज़्यादा हीनियस नेचर का था, बट हमेशा ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन रहता है कि उसके आगे एक बहुत लंबी लाइफ पड़ी है, हो सकता है वो सुधर जाए। और कई बार हमने ऐसा देखा भी है कि जो जुवेनाइल है जिसने ऑफेंस कमिट किया हुआ है उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है, इसलिए कोर्ट का जो व्यू है जुवेनाइल्स को लेकर के थोड़ा सा लिबरल रहता है। कई बार हमने ये भी पाया जुवेनाइल केसेस में कि लोगों के पास अपना एज प्रूफ नहीं होता कि वो अपने आप को ये कैसे प्रूफ करे कि वो जुवेनाइल है या नहीं है, या पॉक्सो का मैटर है तो बच्चा 18 साल से कम का है या नहीं है। तो वहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। अब हम मान के चलते हमारे पास दोनों नहीं है, ना ही 10th क्लास की मार्कशीट है, ना ही मेडिकल सर्टिफिकेट है, और ना ही हमारे पास में हमारा जन्म प्रमाण पत्र है। उन सिनेरियो में कोर्ट मेडिकल एग्जामिनेशन के ऑर्डर देती है। अच्छा। मेडिकल एग्जामिनेशन ये डिफाइन करता है कि बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से कम है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की एज 18 साल आती है मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसकी एज 16 साल पढ़ी जाएगी, 2 साल कम पढ़ी जाती है। अच्छा। सेम अप्लाइज टू किसी बच्चे की एज 20 साल आई है या 19.5 साल आई है, तो उसकी एज 17.5 साल पढ़ी जाएगी। अच्छा। मेडिकल एग्जामिनेशन में। लेकिन एक मैटर भी था मेरे साथ में जिसमें कि जो विक्टिम थी वो जुवेनाइल थी, जो इसमें जो अक्यूज थी, तो बेसिकली एक लड़की के साथ फोर्सफुली शादी कर ली गई थी और उसके अगेंस्ट फिर न्यूमरस लिटिगेशंस कर दिए गए थे। तो हमने कोर्ट से कहा ये तो बच्ची है, ये तो जुवेनाइल है, ये तो शादी के लिए एंटाइटल्ड है, इसके साथ तो ज़बरदस्ती शादी की गई है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं इसकी एज को एग्जामिन करने के लिए इसका मेडिकल कराऊंगी। तो मैं उस पॉइंट पे अड़ गई कि कोर्ट के पास वहाँ पर राइट नहीं है मेडिकल एग्जामिनेशन का, क्योंकि इसके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट था।
एंड ऐसे कई सारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। अच्छा, फिर होने की जरूरत नहीं है, हाँ, फिर वही प्रूफ मान लीजिए। वही प्रूफ माना जाता है। लेकिन अगर 10th क्लास के मेडिकल सर्टिफिकेट का अगर एब्सेंस है उस स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल ले आता हूँ, अभी मैं झेल रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। हुआ ये कि मैं ये बता इसलिए भी रहा हूँ कि समाज को जागना भी चाहिए। जो यूपी बोर्ड का स्कूल है मेरा, वहाँ पर अभी पिछले 1 महीने के अंदर 3 से 4 केस आ गए जहाँ पर लड़कियाँ अपने घर से चली गईं, किसी के साथ शादी कर ली या भागकर चली गईं। अब उसके बाद पुलिस आती है हमारे पास कि उनका रिकॉर्ड दीजिए, और कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आती। और पुलिस हमसे कहती है कि जो है कि बस मतलब जान पहचान में या मतलब हमारी मदद कीजिए और अपना रिकॉर्ड दीजिए, क्योंकि जो हमारा रिकॉर्ड होता है वो कोर्ट में वैलिड होता है, एसआर जो रजिस्टर हाँ, होता है। रजिस्टर होता है। ऐसी कंडीशन में, ये मेरे साथ नहीं बहुत सारे स्कूल वालों के साथ होता है, इसमें आपकी ये राय जानना चाहूँगा कि ऐसी कंडीशन में मान लीजिए हमारे पास पुलिस आती है और वो कोई कोर्ट का कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आई हमारे पास और कह रही कि आप रिकॉर्ड दे दीजिए, तो क्या हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ऐसी कंडीशन? आप अगेन मैंने जैसा कि आप उनसे पेपर मांग लीजिए कि आपको क्यों चाहिए जी। अगर उनके पास एफआईआर है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा रजिस्टर कोर्ट भी मांगती है जब बच्चे को जुवेनाइल डिक्लेयर करना होता है। तो अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग है उस स्टेज पे तो प्रिंसिपल को भी बुलाया जाता है, वो ऐसा रजिस्टर के साथ में जाता है। बट अगर एफआईआर रजिस्टर्ड है तो आपको पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। बट अगर कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं है तो लेकिन अगर कंप्लेंट, कोई ना कोई पेपर होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, कंप्लेंट है, कंप्लेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट पुलिस अगर आपको कोई एक ऐसा पेपर शो करती है जो ये इन राइटिंग प्रूव करता है कि कोई कंप्लेंट आई है सो एंड सो रीज़न से, वहाँ पर आपको पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। बट पुलिस रैंडमली आ जा रही है, कोई पेपर उसके पास में नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो आपसे निकाल रही है वो उसके पास कहीं इन राइटिंग भी है, तो आप कंपेल्ड नहीं है पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। हालांकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स था, एक शिकायत थी नॉर्मल, एक में एफआईआर थी, हालांकि हमने उन्हें दिए डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिर भी ये कानूनी तौर से क्लियर हो गया कि ये सही तरीका है। अब ऐसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको लगेगा कि ये तो अजीब से है, लेकिन ये आम जनमानस वाले हैं। हम बैठे हुए हैं 4-6 लोग और कोई एक व्यक्ति आया, उसने हमारी वीडियो बनाना शुरू कर दी जी, नॉर्मली, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो वो जो वीडियो बना रहा है हमारी, और हमारी बिना अनुमति के हम उससे मना कर रहे हैं कि भाई वीडियो मत बनाइए हमारी, क्या ये कोई ऑफेंस है या नहीं है? ये आईटी एक्ट के अंदर फॉल करता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बिना अनुमति के अगर आपकी कोई भी वीडियो बना रहा है और उसे सर्कुलेट कर रहा है तो फिर आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अच्छा, ये ऑफेंस है। तो उसके लिए वही सिंपल प्रोसेस की सिंपल एफआईआर? प्रोसेस, हाँ, आप जाके थाने को कंप्लेंट कीजिए कि सो एंड सो तरीके से मेरी वीडियोग्राफी की गई है और ये व्यक्ति इस वीडियो को कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, तो इसका दुरुपयोग से बचा जाए। बशर्ते आपके पास जो व्यक्ति आपकी वीडियो बना रहा है उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। डिटेल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है उसका पता, उसके पिता का नाम, उसका नाम, उसकी उम्र, उसका मोबाइल नंबर। ठीक है, अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, और अगला स्टेप जो है ये हमारे पॉडकास्ट का सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप होता है, और यहाँ पर हम आपको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देते हैं। जो भी क्वेश्चन करते हैं उसको बहुत शॉर्ट में आंसर करना है और तुरंत करना होता है। इसको हम रैपिड फायर राउंड भी कहते हैं। जी। यहाँ पर एक लाइन में आपको उत्तर देने हैं और एक या कोई भी बात मैं बोल रहा हूँ उसको डिफाइन करना है। जी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, उनको आप डिफाइन कीजिएगा जो अभी आपका नजरिया है उससे। जी। मैंने एक शब्द बोला न्याय, न्याय को आप कैसे क्या समझते हैं? किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान होना, वो न्याय। जी। संविधान, राइट्स। अच्छा। ईमानदारी, ड्यूटी। सफलता, जो करके आपको खुशी मिले, वही सफलता है। जी। असफलता, आपको और ज़्यादा आगे मेहनत करने की ज़रूरत है और बेटर होने की ज़रूरत है। भारत का भविष्य कैसा पाती हैं आप? बहुत उज्जवल। कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबको न्याय मिले, एक गरीब तबके का व्यक्ति भी न्याय से डिप्राइव ना रहे किसी भी रीज़न से। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत इम्प्रेस किया कि आप लोगों ने बिना अटके बिना रुके सारे आंसर दिए। अब बात करते हैं आपके पर्सनल। फिर से कोर्ट के बाहर श्रद्धा सक्सेना कैसी हैं? एक वकील के रूप में तो हम पिछले 1-1.5 घंटे से देख रहे हैं जी। कोर्ट से बाहर कैसी हैं श्रद्धा सक्सेना? बहुत फनी है और जैसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है, आउटिंग्स करना बहुत पसंद है। तो मैं एक ऐसी हूँ कि अगर मैं मेरे कोर्ट के बाहर हूँ तो मैं बहुत बातें करती हूँ, बहुत बातूनी लड़की हूँ।
अगले 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपने एक में ही दे दिया। अगला वही था कि खाली समय कैसे बिताना पसंद करती हैं? खाली समय में मैं पढ़ना मुझे पसंद है। एक्चुअली खाली समय में बहुत खाली समय तो नहीं मिल पाता, क्योंकि कोर्स 4-5 बजे तक रहती हैं, देन उसके बाद में हमें केस तैयार करने पड़ते हैं। तो पूरा दिन मुझे मैम एक्चुअली महीने में मेरा जो शेड्यूल है वो ये रहता है कि मैं 4-5 महीने के बाद एक अपनी आउटिंग प्लान करती हूँ 4-5 दिन की। अच्छा। उस 4-5 दिन में मैं लैपटॉप तो साथ लेके जाती हूँ, हुँ, बट मैं ये इंश्योर करती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं घूमूंगी हुँ, और छोटा-सा टाइम तो मुझे काम को देना पड़ेगा। तो जब कोर्ट से आते हैं, क्योंकि बाकी टाइम नहीं मिल पाता है, पूरा दिन जो काम में ही लगा रहता है, एंड वर्क इज़ माय पैशन, मुझे वकालत पसंद है। हुँ, तो कोर्ट के बाद फिर ड्राफ्टिंग वगैरह, क्लाइंट मीटिंग्स वगैरह ये सब रहते हैं, तो दिन में टाइम नहीं मिल पाता। मतलब आइडियली मैं वो तो 4-5 महीने में टाइम नहीं मिल पाता, वो काम में ही टाइम चला जाता है। तो जो 4-5 दिन मैं निकालती हूँ अपने लिए, उसमें मैं घूमती हूँ। आपने एक क्वेश्चन दे दिया मुझे। जी। आपने शुरुआत में बोला था कि बाय चॉइस एडवोकेट नहीं है, हाँ, बाय चांस है, और हाँ, अभी आपने बोला कि वकालत मेरा पैशन है। हाँ। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, थोड़ा डिफाइन कीजिए। देखिए, मैंने जब लॉ कर रही थी, तब मैं वकील नहीं बनना चाहती थी। ठीक है। जब मैंने वकालत की और वकालत एज़ अ प्रोफ़ेशन आगे जब परस्यू किया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छे लगने लगा ये प्रोफ़ेशन, और धीरे-धीरे करते-करते, काम करते-करते मेरा पैशन बन गया। तो मैं 24/7 काम करती हूँ, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हुँ, तो डेफ़िनेटली बॉडी जब बोल देती है कि अब रेस्ट करने का टाइम आ गया, अब आप रेस्ट करो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके मैं रेस्ट करती हूँ। बट मुझे काम करना पसंद है, मुझे वकालत पसंद है, और जब मैं लोगों को रिलीफ़ दिलाती हूँ, हुँ, तो मेरे लिए वो एक स्ट्रेस बस्टर है, और मेरा फिर यही गोल रहता है कि मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए रिलीफ़ दिला पाऊँ। बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति के जीवन में जब वो आगे बढ़ता है और कुछ अचीव करता है, तो वो बताता है या फ़ील करता है कि जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे वो प्रेरणा लेता है। जी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मेरे पिताजी। वो खुद एक वकील हैं, जी, अच्छे वकील हैं। जी। जीवन का सबसे कठिन दौर कौन-सा रहा आपका? क्या ऐसा कुछ फेस किया जीवन में आपने? एक्चुअली मेरे जीवन में भगवान की बहुत कृपा रही कि कभी कठिन दौर नहीं आया। तो सब कुछ अच्छा स्मूथली चलता हुआ चला गया, बट कहीं-कहीं खुद पे भगवान ने ये डायरेक्शन दिया कि यहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं खुद को रेक्टिफ़ाई करती हुई चली गई कि कहाँ पर और ज़्यादा खुद को बेहतर बनाना है। बट अगर मैं बोलूँ कि मेरा टफ़ टाइम कभी था, तो वो कभी नहीं था। फिर भी जीवन में कोई ऐसी घटना जिससे आपको कुछ अच्छी सीख मिली हो? हाँ, कि वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि जब बैठे-बैठे, क्योंकि अब लॉन्ग टाइम वर्किंग आवर्स है, बैठे रहना पड़ता है, तो ये मैं डेफ़िनेटली सबसे कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे ना, मॉर्निंग का जो आपका 1 घंटे का वर्कआउट होता है, वो पूरे दिन आपको एनर्जाइज़ करता है। बट क्योंकि हम काम में इतना मग्न हो जाते हैं, जो मैंने भी किया, कि मैं बहुत वर्कआउट करती थी, और कुछ सालों से मैंने वर्कआउट करना बहुत कम कर दिया था। तो मुझे वो अपने ऊपर उसके असर दिखने लगा। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वर्कआउट करना चाहिए। तो वर्कआउट अगर आप मॉर्निंग में अपनी बॉडी को 1 घंटा, आधा घंटा दे रहे हैं, तो बॉडी आपको बहुत सपोर्ट करेगी। वरना जो काम हम 2 घंटे में करना चाह रहे हैं, वो हमें 4 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। अब एक ऐसा प्रश्न है जो आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ा है, जो कि आप कह रही हैं, अगर आपको एक ऐसा अधिकार दे दिया जाए कि आप भारत के कानून में कोई एक कानून बदल सकती हैं, तो वो कौन-सा कानून बदलेंगे और क्यों? मुझे नहीं लगता कि भारत के कानून में कुछ भी बदलने की ज़रूरत है। मैं कुछ चीज़ों को अमेंड करना चाहूँगी, कि जैसे जो स्पीडी प्रोसेस है, जो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, वो एक्चुअल में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करें। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहूँगी, जिस सिस्टम में ये ऑब्ज़र्व किया जा सके कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट एक्चुअली फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम कर रही हैं। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का जो पर्पज़ था, वो था ये कि जो केसेज़ हैं, वो एक्सपीडाइट हों। हुँ, बट कई बार मैंने देखा है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मैटर्स एक्सपीडाइट नहीं होते हैं, ड्यू टू मैनी रीज़न्स, एंड उसमें जो सबसे बड़े रीज़न्स होते हैं, वो काउंसिल्स ही होते हैं। हुँ, पार्टीज़ होती हैं, हुँ। आती नहीं हैं, तो इस वजह से डिले होता है। तो मैं ऐसा डेफ़िनेटली, अगर कभी मुझे ऐसा मौका मिलता है, तो मैं फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स की तरफ ज़्यादा वर्कआउट करना चाहूँगी, और उसका जो सिस्टम है, उसमें भी वर्कआउट करना चाहूँगी कि कैसे लीगल प्रोसेस को एक्सपीडाइट किया जा सके। और आज के पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे दर्शकों के लिए ऐसा क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगी, जिससे कि वो उनके लिए थोड़ा-सा लाभकारी हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, पुलिस आपके लिए है, वकील आपके लिए है, हर व्यक्ति आपके लिए है। क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे, समाज के 4 लोग क्या कहेंगे, आपके मोहल्ले के लोग 4 लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, तो आप बाकियों के लिए और मौका दे देंगे अपने साथ गलत होने का। तो आपके साथ गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाइए, और समाज के लिए एक मैसेज दीजिए कि अगर आपके साथ कोई भी गलत करेगा, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, और आप न्याय लीजिए कोर्ट से।
वैसे तो लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन अब एक चीज़ और दिमाग में आ गई, वो ज़रूर आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी। ऐसी लड़कियां, क्योंकि आजकल ये घटनाएं बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं हम्म। कि माँ बाप ने पाल पोस के आपको बड़ा किया, आप 16-18 साल 14 साल की हुई और आप घर छोड़ के जाने लगी। आपके पास ऐसे केसेस भी आते बहुत हैं, आते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने अनुभव भी किया होगा कि बाद की कंडीशन क्या होती है, तो ये ज़रूर एक बार समझाइए। देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है, जो लड़कियां 18 साल से कम की है उन्हें न्यायिक सुरक्षा में भेजा जाता है। कई सारे शेल्टर सेंटर्स भी बने हैं जहाँ पर लड़कियों को भेजा जाता है। बट उन लड़कियों को ये बात समझना पड़ेगा कि वो इतने, जब लड़कियां आती है किसी भी लड़के के साथ जाती हैं और जब उन्हें कोर्ट में लेकर के जाता है, क्योंकि लड़कियां पकड़ तो ली जाती हैं, इमीडिएटली FIR होती है, पुलिस लड़कियों को मतलब खोजबीन करके पकड़ लाती है कोर्ट में बयान के लिए। तो जो लड़की है वो लड़का इस तरीके से उस लड़की को मैनिपुलेट करता है कि लड़की उस लड़के के अगेंस्ट बयान देती है, वो पूरे अपने पेरेंट्स के एंटी होती है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहती है, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे इस लड़के के साथ जाने, या मुझे आप कहीं भी भेज दो, मैं पेरेंट्स के साथ में नहीं जाऊंगी। तो ऐसे सिनेरियो में लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि आपको जो सेंटर में रखा जाता है, बशर्ते वहां पर बहुत फैसिलिटीज हैं, बट वो सेंटर है, वो घर नहीं है, ये आप लोग याद रखिए। और आपका जो घर है वो आपको बनाता है, सेंटर आपके लिए, आपकी शेल्टर के लिए आपको रखा गया, सर पे एक छत दे दी गई है, आपको खाने के लिए रखा गया है, बट आपका भविष्य आगे कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा कोई भी कदम उठा रही हैं जहां पर आपको ये लग रहा है कि वो जो पर्टिकुलर लड़का जो खुद भी एम्प्लॉयड नहीं है, वो जब खुद एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको कैसे पालेगा। एंड आई हैव सीन केसेस कि आगे जाके लड़कियों का मर्डर कर दिया जाता है, आगे जाके उन्हीं लड़कियों का एडवांटेज लेकर के उनके पेरेंट्स से एक्सटॉर्शन किया जाता है। तो जो लड़का आपको ये दिखा रहा है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कहीं वो आपके लिए कोई जाल तो नहीं बुन रहा है, कहीं वो आने वाले टाइम में आपके मर्डर की तो प्लानिंग नहीं कर रहा है, या आपके माँ बाप से ही आपके लिए पैसे तो नहीं मांगेगा। तो 16, 17, 18 साल ये जो उम्र होती है, ये पढ़ने लिखने की उम्र होती है। यहाँ पर अपने करियर को बनाइए और कहीं किसी जब आप मुकाम पे पहुंच जाए तो जो आप चाहती हैं वो आप कीजिए। बट इनिशियल ईयर जो आपके युवा अवस्था के जो आपके साल हैं, वो अपने करियर पे डिवोट कीजिए, बाकी सारी चीज़ों पे नहीं। बहुत अच्छा आपने बताया और उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, विशेष तौर पे लास्ट जो कमेंट आपका रहा लड़कियों के लिए, वो इससे बहुत लाभ लेंगी। तो श्रद्धा जी, आज आपने कानून को बेहद सरल तरीके से ऐसे समझाया कि आम लोगों के भी ये बात समझ में आ सके, और आपकी जो बातचीत है वो उम्मीद है कि हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचेगी और लोग उससे लाभान्वित होंगे। आपने जो अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है दोबारा आपको बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप देख रहे थे द रूह टॉक्स, और आज की जो हमारी मेहमान थी वो थी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट श्रद्धा सक्सेना जी। उन्होंने कानून के दाव पेचों को, कानूनी नियमों को आपको बहुत सरल भाषा में समझाया। उम्मीद है इससे आप सब बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी होंगे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहिए द रूह टॉक्स, रुहेलखंड की आवाज़ हर दिल तक। नमस्कार।